हेलो एवरीवन। क्या आपने कभी सोचा है कि हर साल हजारों रिसर्च पेपर्स और प्रोजेक्ट्स लिखे जाते हैं, लेकिन कुछ वक्त बाद वो कहाँ गायब हो जाते हैं? या तो वो लाइब्रेरीज के इंस्टीट्यूशन या फिर किसी ऐसी वेबसाइट पर लॉक हो जाते हैं जहां पर पढ़ने के लिए हमें पैसे देने पड़ते हैं या उनका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। लेकिन क्या हो अगर आपके इंस्टीट्यूशन के हर एक इंटेलेक्चुअल काम, चाहे वो थीसिस हो या रिसर्च पेपर्स रिपोर्ट्स हो, एक ही जगह पर हमेशा के लिए सेफ रहे और पूरी दुनिया के लिए फ्री हो? उसी प्लेटफॉर्म को कहते हैं इंस्टीट्यूशन रेपोजिटरीज। और आज हम बात करेंगे इंस्टीट्यूशन रेपोजिटरीज की। ये सिर्फ एक डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि आपके इंस्टीट्यूशन का डिजिटल लिगेसी है। क्योंकि एक यूनिवर्सिटी की असली पहचान उसकी बिल्डिंग से नहीं, बल्कि वहां क्रिएट होने वाले इंटेलेक्चुअल कैपिटल से होती है। और आज हम पढ़ेंगे कि कैसे ये इंस्टीट्यूशन रेपोजिटरीज प्लेटफॉर्म रिसर्च की विजिबिलिटी को 10x बढ़ा सकती है और स्कॉलर वर्क्स को ग्लोबल बना सकती है। तो आज की क्लास में हम करेंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और प्रीवियस क्लासेस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप वो भी देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। व्हाट इज एन इंस्टीट्यूशनल रेपोजिटरीज? कि इंस्टीट्यूशनल रेपोजिटरी क्या होती है? An institutional repository is a digital platform designed to collect, preserve, and provide most important keywords हैं access to the scholar works and intellectual outputs produced within a specific institution, such as a university or research organization. आपका जो संस्थागत भंडार, जिसको हम आईआर कह रही है, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे किसी विशेष संस्था या जैसे विश्वविद्यालय हो सकता है या फिर अनुसंधान संगठन हो सकता है के भीतर जितनी भी उत्पादित विद्वानों के कार्यों और बौद्धिक आउटपुट्स को एकत्रित करने, उसको सेव करने के लिए, सुरक्षित करने और उन तक पहुंच प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी? तो दिस मटेरियल इज पब्लिश्ड ऑनलाइन। ये आपका क्या है? ऑनलाइन पब्लिश किया जाता है। इज बेसिकली ओपन टू द पब्लिक, और ये पब्लिक के लिए ओपन होता है। While most academic journals articles are available only to subscribers, मोस्टली जो अकेडमिक्स के जो जर्नल आर्टिकल्स होते हैं वो उनके सब्सक्राइबर्स के होता है, सब्सक्राइबर के लिए होता है। नॉट रिट्राइबल बाय ए जर्नल सर्च इंजन, उसको सर्च इंजन से रिट्राइव नहीं कर सकते, जैसे कि आपका गूगल। तो गूगल आपका एक बेस्ट सर्च इंजन माना जाता है जिसके थ्रू हम इजीली उसको रिट्राइव नहीं कर सकते। इसी चीज को खत्म करने के लिए इंस्टीट्यूशनल रेपोजिटरीज बनाई गई। अब इसके प्राइमरी फंक्शंस क्या होते हैं आईआर के? तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, कलेक्ट करना, प्रिजर्व करना और एसेस करना। इंश्योर करता है ओपन एसेस को, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है आपका, ओपन एसेस को इंश्योर करता है। और लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन में ऑफ स्कॉलर हेरिटेज, जो स्कॉलर्स के हेरिटेज मतलब जो स्कॉलर ने डेवलप किया वर्क को, उसको क्या है, ओपन एसेस बनाया जाए और लॉन्ग टर्म प्रिजर्व किया जाए। इसके लिए आईआर को डेवलप किया गया। अब आईआर को डेवलप करने के लिए कुछ सॉफ्टवेयर्स यूज किए जाते हैं। वो कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं? सॉफ्टवेयर्स फॉर क्रिएटिंग रेपोजिटरीज। सबसे फर्स्ट आपका है डी स्पेस। आपका मोस्ट पॉपुलर, ग्लोबली सबसे ज्यादा कह सकते हो पॉपुलर अगर जिसे सॉफ्टवेयर को माना जाता है वो डी स्पेस सॉफ्टवेयर है, जिसकी हेल्प से रेपोजिटरीज तैयार की जाती हैं। और इंडिया के अंदर में मोस्टली आप कह सकते हो 80% के अराउंड जो आपका डी स्पेस को सॉफ्टवेयर को ही यूज किया जाता है। रेपोजिटरीज जो इंस्टीट्यूशन है, यूनिवर्सिटीज है, रेपोजिटरीज बनाती है इसकी हेल्प से। ई प्रिंट क्या है आपका? फोकस ऑन सेल्फ आर्काइविंग के लिए यूज किया जाता है, ये भी आपकी काफी पॉपुलर है इंडिया के अंदर। और जीएसडीएल जो आपका ये ग्रीन स्टोन डिजिटल लाइब्रेरी है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ई ग्रंथालय वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया के प्रोस्पेक्टिव देखे तो काफी इंपॉर्टेंट है, डेवलप बाय एनआईसी इंडिया। और ये एनआईसी इंडिया में ही डेवलप किया गया है।
अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर्स की फॉर क्रिएटिंग रेपोजिटरीज। वो सॉफ्टवेयर्स जो रेपोजिटरीज क्रिएट करने के लिए यूज किए जाते हैं। ये ओपन सोर्स डिजिटल रेपोजिटरी सॉफ्टवेयर्स हैं। ये आपको याद रखना है, ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको कोई भी इजिली एक्सेस कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है। तो डी स्पेस आपका क्या है, मोस्ट पॉपुलर ग्लोबली, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कह सकते हो, डी स्पेस माना जाता है। इंडिया के अंदर 80% के अराउंड जो लाइब्रेरीज, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, वो इसी सॉफ्टवेयर का यूज करती हैं अपनी रेपोजिटरीज को क्रिएट करने के लिए। और इस जो डी स्पेस है आपका 2002 के अंदर डेवलप किया गया था MIT लाइब्रेरीज के द्वारा, लाइब्रेरी ऑफ नॉटिंगम, उन्होंने इसको डेवलप किया था 2002 के अंदर। ईयर आपको याद रखना है। इसके बाद आता है ई प्रिंट फोकस्ड ऑन सेल्फ आर्काइविंग। ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है। इसको साउथ हैमिल्टन जो यूनिवर्सिटी है उसने किया था। साउथ हैमिल्टन यूनिवर्सिटी ने इसको डेवलप किया था फॉर ओपन आर्काइव्स के लिए। मैनेज, यहाँ पे ओपन आर्काइव जो होती है उनको मैनेज किया जाता है। और ये कब आपका इनिशिएटिव आया था, ये जो सॉफ्टवेयर को डेवलप किया गया था आपका दिसंबर 2002 के अंदर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपका 2000 के अंदर। और GSDL जो आपका ग्रीन डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये लाइब्रेरीज की कलेक्शंस को डिस्ट्रीब्यूट करने में और उसको बिल्ड करने में हेल्प करता है। ये भी आपका नवंबर 2000 के अंदर ही इसको भी डेवलप किया गया था और इसको न्यूजीलैंड ने डेवलप किया था। तो ये आपको याद रखना है, न्यूजीलैंड ने इसको डेवलप किया था। इसके बाद आपका आता है ई ग्रंथालय, जिसको डेवलप किया था NIC इंडिया ने। काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम आज की क्लास में आगे डिस्कस करेंगे। और इसको डेवलप किया था आपका 2002 के अंदर मिनिस्टर, जो NIC आपका नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन के अंडर आती है। उन्होंने इसको डेवलप किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। और इसको जो फर्स्ट टाइम इसका जो वर्जन है 1.0 जो आपका है वो आपका आया था 2003 में। तब से इसको मतलब यूज किया जाने लगा था ई ग्रंथालय को। तो काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको सारी आपको याद रखनी है, कि डेट्स भी याद रखनी है। नेक्स्ट है कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जिनकी रेपोजिटरीज के नेम के बारे में आपको पता होना चाहिए, उनके की फीचर्स क्या हैं। जैसे कि यहाँ पे है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जो आपका रेपोजिटरी, उसके उनकी रेपोजिटरी का नेम है डैश। और ये डिजिटल एक्सेस टू स्कॉलर एट हार्वर्ड। तो इसके फुल नेम भी आपको पता होना चाहिए, डिजिटल एक्सेस है स्कॉलर्स का हार्वर्ड के अंदर। यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज अपोलो जिसको कहते हैं, रिच वेराइटी ऑफ स्टाफ एंड स्टूडेंट्स वर्क, वहां पे काफी ज्यादा इसके अंदर इनकी रेपोजिटरीज में है। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, और जिसको कहते हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी रिसर्च आर्काइव, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको तीनों याद रखने हैं। द मेजर इंस्टीट्यूशनल रेपोजिटरीज जो सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म यूज ए कॉमन ओपन स्टैंडर्ड। ये जितनी भी जो आपके रेपोजिटरीज तैयार की जा रही हैं उसमें सॉफ्टवेयर यूज किया जा रहे हैं, वो एक ही स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं मोस्टली। वो स्टैंडर्ड कौन सा है, OAI PMH, ओपन आर्काइव इनिशिएटिव प्रोटोकॉल फॉर मेटा डाटा हार्वेस्टिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फ्रिक्वेंटली 2-3 सालों के अगर आप एग्जाम देखो UGC नेट में, इससे रिलेटेड एग्जाम 100% आपसे पूछा ही जाता है। तो काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो रेपोजिटरी सॉफ्टवेयर है ये कौन सा स्टैंडर्ड यूज करते हैं, तो OAI PMH ओपन आर्काइव इनिशिएटिव प्रोटोकॉल फॉर मेटा डाटा हार्वेस्टिंग, ये यूज किया जाता है ताकि इजिली डाटा को एक्सचेंज कर सके और उसमें कोई प्रॉब्लम, लैंग्वेज बैरियर वगैरह ऐसी चीजें क्रिएट ना हो। तो इसलिए स्टैंडर्ड्स यूज किए जाते हैं। तो ये भी स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं, ओपन स्टैंडर्ड है ये आपका। अब हम बात करते हैं इंडियन एकेडमिक रेपोजिटरीज की। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू है कि इंडियन एकेडमिक रेपोजिटरीज कौन सी है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड सेवरल इनिशिएटिव अंडर NMEIST to provide free access to high quality academic resource for student and research across the country। भारत सरकार ने देश भर के जो छात्रों और
शोधकर्ताओं को उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षणिक संस्थानों तक मुफ्त पहुंच प्रदान करने के लिए जो आपका NMEICT के तहत कई पहल जो है शुरू की है। तो NMEICT क्या है, इसका भी आपको फुल नेम पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ICT का आपका रोल आता है नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन। ये आपका अब इंडिया हैज अडॉप्टेड द ओपन एक्सेस मच ahead ऑफ अदर डेवलपिंग कंट्रीज। इंडिया में बाकी डेवलपिंग कंट्रीज से बहुत पहले ही ओपन एक्सेस मॉडल अडॉप्ट कर लिया था। और इंडिया में in India a number of scientific research institutions, universities and corporate research and development produce high quality research accompanied by innumerable scholar communications published by national and international journals and conference proceedings। भारत में कई वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान, विश्वविद्यालय और कॉर्पोरेट अनुसंधान एवं विकास केंद्र उच्च गुणवत्ता वाले शोध करते हैं और जिनके साथ साथ राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पत्रिकाओं और सम्मेलन कार्यवाहियों द्वारा प्रकाशित असंख्य विद्वानपूर्ण संचार भी होते हैं। तो इंडिया में इंडियन स्कॉलर्स के द्वारा हाई क्वालिटी का ओपन एक्सेस जर्नल पब्लिश किए जा रहे हैं और इंडिया में काफी इंस्टीट्यूशंस जो अपने खुद के रेपोजिटरीज बनाते हैं। कई ने तो मैंडेटरी किया है कि रिसर्च रेपोजिटरी सर्विस को, और मोस्टली जो रेपोजिटरीज को डेवलप करने के लिए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर यूज करते हैं और उसमें डॉक्यूमेंट जैसे कि कॉन्फ्रेंस पेपर हो गया, थीसिस भी इंक्लूड किए होते हैं। तो इन सभी की रेपोजिटरीज की जाती हैं। मोर देन 31 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपके लिए, मोर देन 31 रिसर्च अकेडमीज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैव सेट अप देयर इंस्टीट्यूशनल रेपोजिटरीज। उन्होंने सेटअप किया है इंडिकेटेड बाय ROR। There are three kinds of repositories developed in India। इंडिया के अंदर तीन तरह के repositories डेवलप किए जाते हैं। फर्स्टली आपका है डिजाइन फॉर स्पेसिफिक इन हाउस स्कॉलर्स। हाउस स्कॉलर्स मीन्स कि उस इंस्टीट्यूट्स के जो स्कॉलर्स के लिए जो रेपोजिटरीज तैयार की जाती है उनको कहा जाता है, उनके लिए जो तैयार की जाती है रेपोजिटरीज। डिजाइन फॉर स्पेसिफिक सब्जेक्ट, फिर एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए हम रेपोजिटरीज तैयार करते हैं। दूसरा आपका स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स के लिए भी तैयार किया जाता है। अब जो आपका डिजाइन फॉर स्पेसिफिक सब्जेक्ट, इसकी अगर एग्जांपल दूं तो आपकी जैसे कि LDL लाइब्रेरियन डिजिटल लाइब्रेरी, जिसको डेवलप किया DRT से, डॉक्यूमेंट रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर ने डेवलप किया, बैंगलोर में है। इज ए सब्जेक्ट स्पेसिफिक रेपोजिटरी है फॉर द लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स। तो देख सकते हो आप कि लाइब्रेरीज के लिए, लाइब्रेरीज के प्रोफेशनल्स के लिए जो रेपोजिटरी तैयार की गई है वो लाइब्रेरियंस डिजिटल लाइब्रेरी है। आप इसको जाके देख सकते हो। सब्जेक्ट स्पेसिफिक रेपोजिटरीज डिजाइन इंडिया इज ओपन मेड NIC। तो दूसरा है ओपन मेड NIC है, जिसको मेंटेन करती है नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर जो कि न्यू दिल्ली में है। और ये अपना खुद का जो सॉफ्टवेयर यूज करती है, ई ग्रंथालय सॉफ्टवेयर यूज करती है, जिसके की 4 वर्जन्स आ चुके हैं। ओपन मैट जो आपका NIC है स्टोर करता है, प्रोवाइड एक्सेस टू बायोमेडिकल लिटरेचर। तो ये किस पे स्पेसिफिक कौन सा सब्जेक्ट, बायोमेडिकल लिटरेचर के लिए ये रेपोजिटरी बनाई गई है। तो ये आपको याद होना चाहिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। अब बात करते हैं डिजाइन फॉर स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स के लिए जो रेपोजिटरीज बनाई जाती हैं। This repositories is designed to store and provide access to documents pertaining to specific type of collections। कुछ specific type of collections के लिए इसको डिजाइन किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल है आपका विद्या निधि, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर की बनाई हुई रेपोजिटरी है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ डॉक्यूमेंट टाइप specific collection that store and provide access to thesis and dissertations। Vidyanidhi accept any thesis or dissertations from any researcher or student that is accepted in any kind of the Indian university or institution। विद्यानिधि किसी भी शोधकर्ता या छात्र से किसी भी ऐसे शोध प्रबंध या शोध प्रबंधन को स्वीकार करता है जिसे भारत के किसी भी विश्वविद्यालय या फिर संस्थान में स्वीकार किया गया हो, उन सभी को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है, कलेक्ट प्रिजर्व करता है। तो ये विद्यानिधि की खास बात थी, तो इसको आपको याद रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से।
अब हम कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन रेपोजिटरीज की बात करते हैं जो वर्ल्ड वाइड इंपॉर्टेंट है आपका। आप सबसे फर्स्ट नंबर पे आपका आता है ओपन डोर। ये क्या है? डायरेक्टरी ऑफ ओपन एसेस रेपोजिटरी है, जिसको मेंटेन किया गया है आपका यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंगम। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 100% आपको क्वेश्चन यहाँ से बनता है, जो कि कहाँ पर है? इंग्लैंड में, अंडर द शेरपा अम्ब्रेला ऑफ सर्विस। शेरपा क्या होता है हम आज की क्लास में ही डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे भी रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। द प्रोजेक्ट इज फंडेड बाय द ओपन जो साइंस इंस्टीट्यूट्स हैं एंड द कंसोर्टियम ऑफ रिसर्च लाइब्रेरीज एंड स्पर्प यूरोप के थ्रू इसको प्रोजेक्ट को फंड किया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है, इसको मेंटेन किसने किया और इसको फंडेड, इस प्रोजेक्ट को फंड कौन करता है। नेक्स्ट आपका है डोर। और जो ये आपका ओपन डोर है, ये आपका 2005 के अंदर इसको डेवलप किया गया था, ये आपको याद रखना है, तो डेट भी आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका रोर, जिसको कहते हैं रजिस्ट्री ऑफ ओपन एसेस रेपोजिटरीज, जहां पे आपकी जितनी भी रेपोजिटरीज बनाई जाती है उनको रजिस्टर किया जाता है। तो रोर वॉज क्रिएटेड बाय ई प्रिंट, जो ई प्रिंट है उसने इसको क्रिएट किया एट द यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन यूके इन द 2003 के अंदर इसको क्रिएट किया गया था। इट बिगेन एज द इंस्टीट्यूशनल आर्काइव रजिस्ट्री एंड वॉज रीनेम्ड। तो पहले आपका ये इंस्टीट्यूशनल आर्काइव रजिस्ट्री होता था, मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिर बाद में इसका नेम चेंज किया गया 2006 के अंदर, तो इसका नेम रखा गया रजिस्ट्री ऑफ ओपन एसेस रेपोजिटरीज। तो पहले आपका रोड नहीं था, तो आपको याद रखना है, पहले इंस्टीट्यूशन आर्काइव रजिस्ट्री इसका नेम था, बाद में इसका नेम चेंज किया गया 2006 में, रजिस्ट्री ऑफ ओपन एसेस रेपोजिटरीज बनाया गया। अब उसके बाद उस डेट से ओवर 3000 इंस्टीट्यूशनल एंड क्रॉस इंस्टीट्यूशनल रेपोजिटरीज हैज बीन रजिस्टर्ड। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तब से क्या है 3000 जो इंस्टीट्यूशंस और क्रॉस इंस्टीट्यूशनल रेपोजिटरीज को रजिस्टर किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आज की क्लास का ये कंसेप्ट, शेरपा रोमियो क्या है? सिक्योरिंग ए हाइब्रिड एनवायरनमेंट फॉर रिसर्च प्रिजर्वेशन एंड एक्सेस। तो जो इन्वायरमेंट है जहाँ पे इतनी सारे हम डाटा रख रहे हैं, उनको एक सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करना है कि वहां पे इंश्योरिटी रहे कि वहां पे जो हमारा डाटा है वो सेफ है और लॉन्ग टर्म के लिए प्रिजर्व किया जा रहा है। शेरपा इज एन ऑर्गेनाइजेशन, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात इसके लिए। कई बार इसको स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कंफ्यूज करते हैं कि ये भी एक रेपोजिटरी है, नहीं, बट ये एक शेरपा एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको ओरिजिनली सेटअप किया गया था आपका 2002 के अंदर टू रन एंड मैनेज द शेरपा प्रोजेक्ट्स बाय स्टेफन पिनफील्ड। स्टेफन पिनफील्ड के द्वारा जितने भी प्रोजेक्ट्स आपके इसके अंडर आते हैं उनको मैनेज किया जाता है, और ये आपका 2002 से आपका स्टार्ट किया गया था। इसके अंदर ही आता आपका शेरपा रोमियो इज एन ऑनलाइन रिसोर्स that aggregates and present publishers and journals open access policies from around the world। मतलब उनके लिए पॉलिसीज क्रिएट की जाती हैं कि आप अगर आपको किसी भी जर्नल या पब्लिशर को ओपन एक्सेस करना है तो उसको पॉलिसी गाइडलाइंस देती है कि आप इसको ओपन एक्सेस कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, इलीगल है कि इलीगल है, आप पे एक्शन, अगर आप इसको पॉलिसीज को चेकआउट नहीं करते हो तो आप क्या है इस पनिशेबल बन सकते हो, आपको पनिश किया जा सकता है। एवरी रजिस्टर्ड पब्लिशर्स और जर्नल्स हेल्ड इन रोमियो, जितने आपके पब्लिशर्स और जर्नल्स होते हैं वो रोमियो के अंदर ही आते हैं। राइट्स मेटा डाटा, अब रोमियो का फुल नेम क्या है? राइट्स मेटा डाटा फॉर ओपन आर्काइविंग इज केयरफुली रिव्यूड एंड एनालाइज बाय स्पेशलिस्ट टीम। ये किसमें स्पेशलिस्ट टीम होती है, वो केयरफुली रिव्यू करती है और एनालाइज करती है कि कोई जर्नल बिना पूछे, मतलब बिना किसी परमिशन के ओपन एक्सेस तो नहीं है। ये सारी चीजें जो है इन पॉलिसीज को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। तो जो मैंने अभी तक आपको टूल्स बताए, जैसे कि रोमियो हो गया, जूलियट हो गया, आपके फैक्ट हो गए, ओपन डोर, ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये आपका फोकस एरिया कि किस बारे में ये बताता है। तो पब्लिशर,
क्या इसमें बताता है? पब्लिशर्स जर्नल्स की कॉपीराइट पॉलिसीज के बारे में बताता है कि उनके क्या कॉपीराइट पॉलिसीज हैं, रोमियो में पता लगता है आपका। रिसर्च जो फंडर्स हैं इज ओपन एक्सेस पॉलिसीज, आपका जर्नल्स और फंडर्स के बीच के जो कंप्लेंट्स होते हैं उनको चेक करता है कि कोई रूल जो है उसको वॉयलेट ना किया जाए। रेपोजिटरीज की ग्लोबल लिस्ट और डायरेक्टरीज होती है जो आपकी ओपन डोर में होती है कि आप वहां पे देख सकते हो कौन सी जो रेपोजिटरी आपकी ग्लोबली लिस्टेड है। अब इसी पे आपका क्वेश्चन पूछा गया था यूजीसी नेट के 2024 में क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रोमियो इन शेरपा रोमियो के अंदर उसका फुल नेम क्या है? तो इसका फुल नेम क्या है? राइट मेटाडाटा फॉर ओपन आर्काइव्स। तो ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि बाकी जो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं ऑप्शंस, तो आपको ध्यान से ऑप्शंस को पढ़ना है कि कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो सकता है। और भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि प्रोजेक्ट अंडर विच डी स्पेस की साइज वाज ओरिजिनली डेवलप्ड वाज फंडेड बाय, और इसको कौन फंड करता है? तो जो डी स्पेस है उसका जो प्रिसाइज जो प्रोजेक्ट है उसको कौन फंड करता है? हांगकांग यूनिवर्सिटी फंड करती है। और ये आपका देख लो यूजीसी नेट जून 2025 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अरेंज द फॉलोइंग डिजिटल रेपोजिटरीज इन ऑर्डर ऑफ देयर एस्टैब्लिशमेंट। मैंने इनके एस्टैब्लिशमेंट ईयर इनके साथ में लिख दिए हैं तो आप इनको इजिली देख सकते हो। और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था ये आपका दिसंबर 2025 के एग्जाम में पूछा गया था यूजीसी नेट में। तो यहाँ पे पूछा गया था, तो इसके ईयर्स के अकॉर्डिंग को जो डिजिटल रेपोजिटरीज को इनको अरेंज करने के लिए बोला गया था। तो हम देख सकते हो सबसे पहले आपका आया है SSRN 1994 के अंदर, फिर आपका NDLTD 1996 में, फिर आपका आता है डोज आपका 2003 के अंदर, फिर आपका आता है हाथी ट्रस्ट डिजिटल लाइब्रेरीज है जो आपका 2008 में, एंड लास्ट में आपका साइंस ओपन जो कि आपका 2013 में आता है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो करेक्ट आंसर होता है वो क्या है? आपका जो सेकंड है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है CBE D और E। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रेपोजिटरीज की, कि हमारे इंडिया में कुछ इंपॉर्टेंट रेपोजिटरीज हैं जिनको आपको याद होना चाहिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनसे रिलेटेड एग्जाम में 100% क्वेश्चन बनते हैं, आपके पूछे जाते हैं। आपको मैच द फॉलोइंग में हो गया, आपका मैचिंग में हो गया, करेक्ट कॉम्बिनेशन में हो गया, ऐसे इन फॉर्म में को क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आपको याद होना चाहिए। सबसे फर्स्ट आपका है शोध गंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि नेशनल ETD रेपोजिटरी है, इसको मैनेज करता है इन्फिलिमनेट सेंटर, और इस सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है फॉर इंडियन PhD थीसिस एंड एमफिल डिसर्टेशंस के लिए। प्रिवेंट डुप्लीकेशन ऑफ रिसर्च वर्क, ताकि रिसर्च के वर्क जो है उनकी डुप्लीकेशन ना हो, क्रिएट ना करने, वो एक ही जगह शोध गंगा पे आपको इंडिया की जितनी भी PhD थीसिस है वो आपको वहां पर ही मिल जाएगी, जो आपका सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है इंडिया का। इसके बाद आता है आपका शोध गंगोत्री, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनके नेम में आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। जो शोध गंगा है वहां पे आपको थीसिस मिलती है, और जो शोध गंगोत्री है यहाँ पे आपको फोकस ऑन सिनॉप्सिस, जो सिनॉप्सिस होती है उनकी समरीज होती है उन पे फोकस करता है, ऑफ ऑन गोइंग रिसर्च, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो अभी रिसर्च चल रही है। अगर आपको देखना हो कि इंडिया के अंदर बेसिकली कितनी रिसर्च ऑन गोइंग है और किस टॉपिक पे वो कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे शोध गंगोत्री पे जाके आप इजिली देख सकते हो। हेल्प स्कॉलर्स चेक इफ देयर चॉइस, जो चूजन टॉपिक है इज ऑलरेडी बीइंग वर्कड अपॉन एल्सवेयर, कि अगर मान लो हमें रिसर्च करनी है तो हम अपना एक टॉपिक डिसाइड करते हैं, तो हर जो स्कॉलर्स हैं वो इसको इजिली वहां से शोध गंगोत्री से इसको देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं कि जो वो रिसर्च करने जा रहे हैं वो क्या ऑलरेडी रिसर्च उस पर हो रही है या कोई उसका वर्क सिमिलर तो नहीं है किसी के साथ, तो आप इजिली चेकआउट कर सकते हो। नॉरर जो आपका क्या है, नेशनल रेपोजिटरी है ऑफ ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज डेवलप्ड बाय NCERT, जो NCERT है उसने इसको डेवलप किया है, और जिसके अंदर आपके ई बुक्स, इमेज, वीडियोस एंड इंटरेक्टिव जो कंटेंट है वो आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। फिर आता है कुछ प्रोजेक्ट्स आते हैं, प्रोजेक्ट ऑस्कर, ये प्रोजेक्ट IIT बॉम्बे का है, सिमुलेटेड और एनिमेशन कि मतलब ओपन सोर्स कोर्स है, वेयर कोर्सवेयर है और एनिमेशन रेपोजिटरीज है
प्रोवाइड इंटरेक्टिव सिमुलेशंस फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कंसेप्ट्स की यहाँ पे एनिमेशन जैसे ये चीजें यहाँ पे प्रोवाइड, एनिमेशन के थ्रू आपको ये रेपोजिटरी है जहाँ पे एनिमेशन के थ्रू आपको जो इन्फॉर्मेशन है, कंटेंट है, वो प्रोवाइड किया जाता है। कल्चरल ऑडियो विजुअल आर्काइव है, यहाँ पे आपको, आप इसके नेम से ही देख सकते हो, ऑडियो विजुअल के थ्रू आपको जो कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। नेशनल कल्चरल हेरिटेज कि प्रिजर्व oral traditions, performing arts and traditional knowledge of India in audio visual form के अंदर, और अनपब्लिश्ड और नॉन कमर्शियल, इसमें हर तरीके के आपको जो है आर्काइव मिलेंगे कल्चर। ये थी आज की क्लास। आपको क्लास कैसी लगी मुझे जरूर बताना, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना शिक्षा एफएम अकेडमी को, ताकि आपको आगे क्लासेस की अपडेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।